हेलो स्टूडेंट, हम अपने इससे पहले वाली वीडियो में कोशिका जो कि जीवन की मौलिक इकाई है लेसन पढ़ रहे थे। तो जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अब तक कोशिका के बारे में पढ़ी थी, सीखी थी। अब हमें जो टॉपिक अपना पढ़ना है वो है कोशिका भित्ति, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल, ये नाम से क्लियर हो रहा है कि सेल की वॉल यानी कोशिका की दीवार। तो अब हम जानेंगे कि कोशिका भित्ति क्या है, सेल वॉल क्या होती है। ये पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा है कि ये जो हमारी है, ये जो सेल वॉल हमारी है, ये जो प्लांट सेल होती हैं, पौधों की जो कोशिका होती है, उसकी सबसे बाहरी झिल्ली है। लेकिन ये क्या होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। यानी जो जीवों के अंदर कोशिका होती है, हमारे अंदर जो कोशिका है, उसमें ये कोशिका भित्ति नहीं होगी। ये सख्त, मजबूत, मोटी, संरद्र, अजीवित संरचना है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। हम जानते हैं कि जीवन की सबसे जो छोटी इकाई है जीवन, वो खुद कोशिका है। फिर कोशिका के जो पार्ट हैं उनको हम अजीवित कहेंगे। तो ये किस चीज़ की बनी है, सेल्यूलोज की बनी है। कोशिकाएं मध्य भित्ति, मिडिल लैमिला द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। यानी क्या होता है, ये लैमिला के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। मिडिल लैमिला होता है मध्य भित्ति, तो इससे कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसमें 3 पार्ट हैं। एक है प्राइमरी वॉल जो सबसे बाहरी है, फिर सेकेंडरी वॉल और उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब है कोशिका भित्ति के कार्य कि जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसके क्या क्या कार्य हैं। तो ये क्या करती है, कोशिका को संरचना प्रदान करती है, यानी एक स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। उसके बाद कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। जाहिर सी बात है कि जब इसके बाहर, अगर सेल के बाहर या किसी भी चीज़ के बाहर हम एक दीवार बना दें तो वो मजबूत हो जाएगी। तो इसी तरह कोशिका के बाहर ये दीवार जो होती है, कोशिका भित्ति, वो कोशिका को मजबूती देती है। ये संरद्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। मतलब कुछ अणु जो होते हैं इसके आर पार जा सकते हैं। इसमें मरम्मत करने और पुनर्जनन करने की क्षमता होती है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक बार ये टूट गई तो ये कभी नहीं बनेगी। इसमें क्षमता होती है, खुद को रिपेयर कर सकती है। अब इसके बाद हमारा अगला जो पार्ट है सेल के अंदर का, वो है न्यूक्लियस, यानी कि इसको बोलते हैं हम केंद्रक। तो केंद्रक क्या है, अब हम ये देख लेंगे। पहले हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ये है। ये कोशिका जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यानी कि जितनी भी कोशिकाओं में क्रियाएं होती हैं, इस पे वो नियंत्रण करता है। ये कोशिका का केंद्र, हेडक्वार्टर ऑफ सेल कहलाता है। यानी कि ये सबसे केंद्र होता है, सेंटर में, सबसे सेंटर में जो ये चीज़ होती है वो केंद्र कहलाती है। तो इसको हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रियाएं होती है कोशिका के अंदर, वो केंद्रक इसको रेगुलेट करता है। तो इसकी खोज किसने की, इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो 2 तरह की सेल होती है, हमने बताया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है स्पष्ट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। यानी इसके ऊपर भी एक डबल लेयर की झिल्ली लगी होती है। अभी हमने पढ़ा था कि सेल के ऊपर एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल। अब हम पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर भी एक झिल्ली होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक द्रव में, उसके बाद इसके अंदर भी एक द्रव्य होता है। तो केंद्रक द्रव में क्या होता है, केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाएं, जिनको न्यूक्लियोलस व क्रोमैटिन धागे होते हैं। तो ये धागे क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये अब हम जानेंगे। तो ये धागे क्या होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। डीएनए को हम जानते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। डीएनए के जरिए ही जो भी माता पिता से जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे केंद्रक का। ये देखिए, ये केंद्रक हमारा है। इसमें ये पोर बने हैं, न्यूक्लियर पोर है, जिससे हमारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक बाहर के अणु अंदर आ सकते हैं। उसके बाद ये हमारा यूक्रोमैटिन है। फिर उसके बाद इसके लेयर पे ये राइबोसोम लगे हुए हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इधर इनर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इनवलप है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बारी बारी करके हम इसके सारे जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे।
तब हम केंद्रक के कार्य देखेंगे। केंद्रक ये कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये अभी हमने पढ़ा है कि जितनी भी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है उनका ही नियंत्रण करता है। ये आनुवंशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। तो ये भी हमने पढ़ा है अभी, क्योंकि इसमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं, डीएनए से ये कार्य होता है। फिर हम उसके बाद हमारा अगला पार्ट है कोशिका द्रव्य। अभी हमने जाना कि कोशिका द्रव्य जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, वो केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमने ये भी जाना कि इसी के अंदर जो होते हैं ये क्रोमैटिन धागे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कोशिका, अब हम देखेंगे कोशिका का वो द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत बोल दी, कोशिका द्रव्य की बात की जा रही थी, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात नहीं की जा रही थी। साइटोप्लाज्म की जो पूरी कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसकी बात की जा रही है। तो ये जो इसमें ये कोशिका के अंदर जो होता है, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, उसके बाद उसी के अंदर बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर उसका अलग द्रव्य होता है। कोशिका का वो द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ जैविक एवं कैटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती है। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, कैटाबॉलिक यानी कि अणुओं को तोड़ने वाली, इसके दो भाग होते हैं, सिस्टोल और सिस्टोल जो जलीय द्रव्य होता है यानी लिक्विड पार्ट जो होता है, फिर होता है कोशिका अंगक यानी जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। तो अब इन अंगक में कौन कौन से हैं? इन अंगक में है गोल्जी अपैरेटस यानी गोल्जी उपकरण, उसके बाद है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो ये सब जो इसके पार्ट हैं इसमें प्रेजेंट हैं। अब हम एक एक प्लास्टिड, तो अब हम एक एक करके इन पार्ट को पढ़ेंगे। हमने जान लिया कि कोशिका द्रव्य के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिस्टोल जो कि लिक्विड पार्ट होता है और एक होता है सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिका अंगक। तो इसका सबसे पहला जो है हमारा है गोल्जी उपकरण यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। तो ये क्या होता है? ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है जो एक के दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती हैं। ये देखिए जिस तरह से इसमें दिया हुआ है। इनका आविष्कार जो इनकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी, उन्होंने ही उनके नाम पर ही इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपैरेटस रखा गया। ये प्रोकैरियोट स्तनधारी आरबीसी सीयू सेल में अनुपस्थित होती हैं, यानी इतने में नहीं होती, प्रोकैरियोट में नहीं होती, स्तनधारी में नहीं होती। आरबीसी यानी जो ब्लड के अंदर हमारी रेड ब्लड सेल लाल रुधिर कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं उनमें नहीं प्रेजेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या होते हैं कि वसाइकल के फॉर्म में इनकमिंग ट्रांसपोर्ट, फिर आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट, ये सब दिया है। इसके अब हम कार्य अभी पढ़ेंगे। गोल्जी काय के कार्य, ये क्या करते हैं? लिपिड बनाने में सहायता करते हैं। ये मध्य लैमिला बनाने का कार्य करते हैं। ये स्वभाव से स्रावी होता है यानी उनसे कुछ स्राव होता रहता है। ये मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन हमारे त्वचा के अंदर का जो पिगमेंट होता है वो मेलेनिन होता है। हमारी स्किन का जो कलर होता है वो हमारे मेलेनिन की वजह से होता है। जिस इंसान के अंदर मेलेनिन ज़्यादा होता है उसका रंग डार्क होता है, जिसके अंदर बहुत कम होता है उसका रंग मतलब फेयर होता है। तो ये जो हमारे स्किन का जो कलर है वो मेलेनिन किस वजह से होता है? हम देखेंगे धूप में इसका जो, अगर हम ज़्यादा सूर्य के प्रकाश ले रहे हैं तो इसका मेलेनिन का संश्लेषण बढ़ जाता है। अंतर्द्रवीय जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रह गोल्जी काय में किया जाता है। कुछ पुटिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं, यानी जो प्रोटीन और लिपिड स्टोर की जाती है तो हमारे गोल्जी काय में की जाती है। तो लिपिड का ये ट्रांसपोर्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको कोशिका बॉडी का पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस ये होता है। ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यानी ये भी प्रोकैरियोट में नहीं होता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये एक दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, मतलब इस पर भी एक डबल लेयर चढ़ी होती है। बाहरी परत चिकनी और छिद्रित होती है और अंदर वाली जो होती है वलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे बाहरी लेयर है और फिर अंदर की लेयर है। इसके कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना, यानी जो भी ऊर्जा हमारी बॉडी में होती है एटीपी के रूप में होती है। जो भी हम कार्य करते हैं तो हमारी एटीपी खर्च होती है। तो ये इसका मुख्य कार्य जो है एटीपी के रूप में संचित करना है ऊर्जा को। ये क्रेब्स चक्र का मुख्य स्थान है। फिर अगला हमारा है राइबोसोम। तो राइबोसोम से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।